लुइजी वाम्पा का भोजन सूची। हर नींद उस नींद को छोड़कर जिससे डांगलार डर रहा था, अंततः जागने पर समाप्त होती है। डांगलार जाग गया। एक पेरिसवासी जो रेशमी पर्दों, दीवारों पर मखमली सजावट और उस सुगंध का आदी हो जो चिमनी में रखी लकड़ी से उठती है या साटन से ढकी छत से लौट कर आती है, उसके लिए चूने पत्थर की गुफा में जागना अत्यंत भद्दे स्वप्न जैसा प्रतीत होना चाहिए। जब उसने बकरियों की खाल से बने पर्दों को छुआ, तो डांगलार को अवश्य लगा होगा कि वह सामोयेद या लैप लोगों के बारे में कोई स्वप्न देख रहा है। पर ऐसी परिस्थितियों में सबसे जिद्दी संदेह को निश्चितता बनने में एक क्षण से अधिक नहीं लगता। हाँ, उसने सोचा, हाँ, मैं उन्हीं डाकुओं के हाथों में हूँ, जिनकी कहानियां अल्बेर मोरसेर्फ हमें सुना रहा था। उसकी पहली प्रवृत्ति सांस लेने की थी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह घायल नहीं है। ये बात उसने डॉन किहोते में पढ़ी थी। शायद वह एकमात्र पुस्तक नहीं थी जो उसने पढ़ी थी, पर वही थी जिसकी कुछ बातें उसे याद थीं। नहीं, उसने कहा, उन्होंने मुझे न मारा है, न घायल किया है, पर शायद उन्होंने मुझे लूट लिया हो। उसने तुरंत अपनी जेब टटोली। उसे छुआ भी नहीं गया था। रोम से वेनिस की यात्रा के लिए जो 100 लुई उसने अलग रखे थे, वे अभी भी उसकी पतलून की जेब में थे, और 5,50,000 फ्रांक के क्रेडिट पत्र वाला बटुआ अभी भी उसके फ्रॉक कोट की जेब में था। ये बड़े अजीब डाकू हैं, उसने सोचा, जो मेरा बटुआ और जेब की पुस्तक छोड़ गए। जैसा कि मैंने कल रात सोते समय कहा था, वे मुझसे फिरौती लेना चाहेंगे। अच्छा, मेरी घड़ी तो अभी भी मेरे पास है। देखूं कितना समय हुआ है। डांगलार की घड़ी ब्रेगेट की उत्कृष्ट कृति, जिसे उसने पिछली रात यात्रा पर निकलने से पहले सावधानी से चाबी दी थी, सुबह के 5:30 बजा रही थी। उसके बिना डांगलार को समय का कोई अंदाज न होता, क्योंकि उसकी कोठरी में दिन का प्रकाश नहीं पहुंचता था। क्या उसे डाकुओं से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए या धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक वे स्वयं उसे बुलाए? दूसरा उपाय अधिक बुद्धिमानी भरा लगा, इसलिए डांगलार प्रतीक्षा करता रहा। वह दोपहर तक प्रतीक्षा करता रहा। इस पूरे समय उसकी कोठरी के द्वार पर एक प्रहरी तैनात था। सुबह 8 बजे पहरा बदला गया, और उसी समय डांगलार को यह जानने की इच्छा हुई कि उसकी रखवाली कौन कर रहा है। उसने देखा था कि दरवाजे की डीली तख्तियों के बीच से प्रकाश की कुछ किरणें भीतर आ रही थीं। दीपक की रोशनी, दिन की नहीं। वह इन दरारों में से एक के पास गया। ठीक उसी क्षण जब डाकू चमड़े की बोतल से ब्रांडी के कुछ घूंट भर रहा था, जिसकी गंध डांगलार को अत्यंत घृणित लगी। उफ, वह बोला, और कोठरी के दूसरे कोने में हट गया। दोपहर को उस ब्रांडी पीने वाले व्यक्ति की जगह दूसरा पहरेदार आया। डांगलार अपने नए रखवाले को देखने के लिए उत्सुक था, इसलिए वह फिर से तख्तों की दरार के पास जा पहुंचा। नया आदमी एक बलिष्ठ डाकू था, एक प्रकार का गोलियत। बड़ी आंखें, मोटे होंठ, टूटी हुई नाक और लाल बाल जो कंधों तक सांपों की तरह मुड़े हुए लटों में लटक रहे थे। हे भगवान, डांगलार ने कहा, यह तो मनुष्य से अधिक किसी राक्षस जैसा लगता है। खैर, मैं बूढ़ा हूं और काफी सख्त भी। मोटा सफेद मांस खाने लायक नहीं। जैसा कि देखा जा सकता है, डांगलार में अब भी इतना विवेक था कि वह मजाक कर सके। उसी क्षण, मानो यह सिद्ध करने के लिए कि वह कोई राक्षस नहीं है, उसका प्रहरी कोठरी के सामने बैठ गया, अपनी झोली से काले रोटी का एक टुकड़ा निकाला, साथ में कुछ प्याज और पनीर, और तुरंत उन्हें खाने लगा। मुझे धिक्कार हो, डांगलार ने दरवाजे की दरारों से डाकू का भोजन देखते हुए कहा। यदि मैं समझ सकूं कि कोई ऐसा गंदा भोजन कैसे खा सकता है। वह जाकर बकरी की खाल पर बैठ गया, जो उसे पहले प्रहरी की ब्रांडी की गंध की याद दिला रही थी। पर डांगलार चाहे जो सोचता रहे, प्रकृति के रहस्य हमारी समझ से परे होते हैं, और संभव है
कि सबसे साधारण भोजन भी भूखे पेट को अत्यंत प्रभावशाली निमंत्रण दे सके। अचानक डांगलार को लगा कि इस समय उसका पेट एक अथाह गड्ढा है। वह आदमी कम कुरूप लगने लगा। रोटी उतनी काली नहीं लगी और पनीर भी उतना सड़ा हुआ नहीं लगा। अंततः वे कच्चे प्याज, जो जंगली लोगों का घृणित भोजन समझे जाते हैं, उसे कुछ विशेष प्रकार की चटनी, कुछ उबले गोमांस और प्याज के व्यंजन याद दिलाने लगे, जिन्हें उसका रसोइया अधिक परिष्कृत स्वाद के लिए तैयार करता था। जब डांगलार उससे कहता, "मोंसियूर देनेजो, आज हमें थोड़ा साधारण घरेलू भोजन दीजिए," वह उठा और दरवाजे पर दस्तक देने लगा। डाकू ने सिर उठाया। डांगलार ने देखा कि उसकी आवाज सुनी गई है और उसने और जोर से दस्तक दी। "के कोजा?" डाकू ने पूछा। "सुनो, सुनो, मेरे अच्छे मित्र," डांगलार ने दरवाजे पर उंगलियां थपथपाते हुए कहा। "क्या अब समय नहीं हो गया कि कोई मुझे भी भोजन दे, है ना?" पर या तो वह समझ नहीं पाया या डांगलार के नाश्ते के बारे में उसे कोई आदेश नहीं मिला था। वह दैत्य फिर से अपने भोजन में लग गया। डांगलार का अभिमान आहत हुआ और इस असभ्य व्यक्ति के सामने अपने को और अपमानित न करने के लिए वह फिर बकरी की खाल पर लेट गया, बिना एक शब्द कहे। 4 घंटे बीत गए। उस दैत्याकार प्रहरी की जगह दूसरा डाकू आ गया। डांगलार, जो भयानक पेट दर्द से पीड़ित था, धीरे से उठा, दरवाजे की दरार से झांका और अपने मार्गदर्शक का बुद्धिमान चेहरा पहचान लिया। वह सचमुच पेप्पिनो था, जो अपनी पहरेदारी का आनंद लेने की पूरी तैयारी कर रहा था। वह दरवाजे के सामने बैठ गया और अपनी टांगों के बीच मिट्टी का एक बर्तन रख दिया, जिसमें सुअर की चर्बी में तले हुए चने थे, गर्म और सुगंध से भरे हुए। इन चनों के साथ पेप्पिनो ने वेल्लित्री के अंगूरों की एक छोटी टोकरी और ऑर्वियतो की शराब की एक बोतल भी रख दी। पेप्पिनो कुछ कुछ रसिक स्वभाव का था। इन स्वादिष्ट तैयारियों को देखते हुए डांगलार के मुंह में पानी भर आया। अच्छा, उसने सोचा, देखें क्या यह पिछली बार वाले से कुछ अधिक नम्र है। और उसने धीरे से अपने दरवाजे पर दस्तक दी। "आ रहे हैं," डाकू ने कहा। सिग्नोर पास्त्रिनी के घर के साथ उसके संपर्क के कारण वह अंततः बोलचाल की फ्रांसीसी भी सीख गया था, इसलिए वह आया और दरवाजा खोल दिया। डांगलार ने उसे पहचान लिया, वही व्यक्ति जिसने उस पर क्रोध से चिल्लाकर कहा था, "अपना सिर अंदर रखो!" पर यह शिकायत करने का समय नहीं था। इसके विपरीत उसने अत्यंत विनम्रता अपनाई और मधुर मुस्कान के साथ कहा, "क्षमा कीजिए, महोदय, पर क्या मुझे भी भोजन नहीं मिलेगा?" "क्या?" पेप्पिनो ने कहा। "क्या महामहिम को सचमुच भूख लगी है?" यह सचमुच शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगा, डांगलार ने सोचा। पिछले 24 घंटों से मैंने कुछ नहीं खाया। और उसने कंधे उचकाते हुए ऊंचे स्वर में कहा, "हाँ, मुझे भूख लगी है, वास्तव में बहुत भूख। तो महामहिम भोजन करना चाहेंगे? यदि संभव हो तो तुरंत। इससे सरल क्या हो सकता है?" पेप्पिनो ने कहा। "यहाँ जो चाहे मिल सकता है, बशर्ते आप भुगतान करें, जैसा कि ईमानदार ईसाइयों के बीच प्रथा है।" "निश्चित ही," डांगलार ने कहा। "हालांकि जो लोग किसी को पकड़कर जेल में डालते हैं, उन्हें कम से कम अपने कैदियों को भोजन तो देना चाहिए।" "ओह महामहिम," पेप्पिनो ने उत्तर दिया, "यह हमारी प्रथा नहीं है।" "या कोई तर्क नहीं," डांगलार ने हंसते हुए कहा, यह आशा करते हुए कि वह अपने रखवाले को प्रसन्न कर सकेगा। "पर मुझे इसी से संतोष करना होगा। अब मुझे कुछ खाने को दो।" "अभी महामहिम, आपकी क्या इच्छा है?" और पेप्पिनो ने अपना बर्तन जमीन पर रख दिया, ताकि उसकी भाप सीधे डांगलार की नाक तक पहुंचे। "आदेश दीजिए। क्या यहाँ रसोई भी है?"
बैंकर ने पूछा, क्या रसोई? यहाँ तो सबसे उत्तम रसोइयाँ हैं। और रसोइये? उत्कृष्ट रसोइये। तो फिर मुर्गा, मछली या मांस, कुछ भी चलेगा, बस मैं खा सकूं। जैसा महामहिम चाहे। क्या हम एक मुर्गा मंगाएं? हाँ, एक मुर्गा। पेप्पिनो सीधा खड़ा हुआ और जितना जोर से हो सकता था चिल्लाया, महामहिम के लिए एक मुर्गा। उसकी आवाज अभी भी मेहराबों के नीचे गूंज ही रही थी कि एक युवक प्रकट हुआ, सुंदर, पतला और आधा नग्न, जैसे प्राचीन काल का कोई मछली ढोने वाला। वह अपने सिर पर संतुलित चांदी की थाली में मुर्गा लेकर आया। यह तो बिल्कुल कैफे पारी जैसा है, टांगलार बुदबुदाया। लीजिए महामहिम, पेप्पिनो ने कहा, युवा डाकू से मुर्गा लेकर उसे उस कीड़ों से खाई हुई मेज पर रखते हुए, जो एक स्टूल और बकरी की खाल वाले बिस्तर के साथ उस कोठरी का पूरा फर्नीचर था। डांगलार ने चाकू और कांटा मांगा। लीजिए महामहिम, पेप्पिनो ने कहा, उसे एक छोटा गोल नोक वाला चाकू और बॉक्सवुड का कांटा देते हुए। डांगलार ने एक हाथ में चाकू और दूसरे में कांटा लिया और मुर्गे को काटने लगा। क्षमा कीजिए महामहिम, पेप्पिनो ने कहा, बैंकर के कंधे पर हाथ रखते हुए। यहाँ खाने से पहले भुगतान करना पड़ता है। ग्राहक जब जाता है तब शायद प्रसन्न न हो। ओह, समझ गया, डांगलार ने सोचा। यह पेरिस जैसा नहीं है और शायद ये मुझे लूटने वाले हैं। पर चलो, शान से काम करें। मुझे हमेशा बताया गया है कि इटली में जीवन कितना सस्ता है। रोम में एक मुर्गा 1200 से अधिक का नहीं होगा। लो, उसने कहा और एक लुई पेप्पिनो की ओर उछाल दिया। पेप्पिनो ने लुई उठा लिया और डांगलार फिर मुर्गे को काटने लगा। एक क्षण महामहिम, पेप्पिनो ने उठते हुए कहा। महामहिम अभी भी मुझ पर कुछ देनदार हैं। क्या मैंने नहीं कहा था कि ये मुझे लूटेंगे? डांगलार बुदबुदाया। पर इस लूट को सहने का निश्चय करते हुए उसने पूछा, तो इस दुबले बूढ़े मुर्गे के लिए मुझे और कितना देना है? महामहिम ने अभी एक लुई अग्रिम दिया है। एक लुई अग्रिम एक मुर्गे के लिए? हाँ, बिल्कुल। अरे, तुम मजाक कर रहे हो। महामहिम, पर अभी 4999 लुई और बाकी हैं। डांगलार इस विशाल मजाक को सुनकर आंखें फाड़कर उसे देखने लगा। आहा, बहुत मजेदार, वह बुदबुदाया। सचमुच बहुत मजेदार। वह फिर मुर्गा काटने ही वाला था कि पेप्पिनो ने उसके दाएं हाथ को अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया और दूसरा हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, आइए। तुम सचमुच मजाक नहीं कर रहे? डांगलार ने पूछा। हम कभी मजाक नहीं करते, महामहिम, पेप्पिनो ने क्वेकर जैसी गंभीरता से कहा। क्या? इस मुर्गे के लिए 1 लाख फ्रांक? महामहिम, आपको विश्वास नहीं होगा कि इन अभागी गुफाओं में मुर्गियां पालना कितना कठिन है। अरे अरे, डांगलार ने कहा, मुझे यह बहुत मनोरंजक लग रहा है, सचमुच बहुत मजेदार। पर चूंकि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने दो। लो, ये तुम्हारे लिए एक और लुई है, मेरे मित्र। तो अब केवल 4998 लुई बाकी रहेंगे। पेप्पिनो ने उसी शांत भाव से कहा। यदि हम धैर्य रखें तो अंत में वहां पहुंच ही जाएंगे। अब सुनो, डांगलार ने कहा, इस लगातार मजाक से घृणा करते हुए। जहां तक इसका सवाल है, कभी नहीं। भाड़ में जाओ, तुम नहीं जानते कि तुम किससे बात कर रहे हो। पेप्पिनो ने संकेत किया और वह युवक आगे बढ़ा और मुर्गा झपट कर उठा ले गया। डांगलार बकरी की खाल वाले बिस्तर पर गिर पड़ा और पेप्पिनो ने दरवाजा बंद कर दिया। फिर वापस जाकर अपने चने खाने लगा। डांगलार देख नहीं सकता था कि पेप्पिनो क्या कर रहा है, पर डाकू के दांतों की खटर पटर से
कैदी को उसके काम का पूरा अंदाज हो गया। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि वह खा रहा था, और बहुत शोर से खा रहा था, जैसे कोई बदतमीज लड़का। दरिंदा! डांगलार ने कहा। पेप्पिनो ने सुनने का ढोंग भी नहीं किया। बिना मुड़े वह बड़ी शांति से खाता रहा। डांगलार का पेट मानो दानायड़ों के घड़े की तरह छेदों से भरा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह कभी इसे भर पाएगा। फिर भी वह आधे घंटे तक सहता रहा। यद्यपि यह कहना अधिक सही होगा कि वह आधा घंटा उसे एक शताब्दी जैसा लगा। फिर वह उठकर दरवाजे के पास गया। आओ महोदय, उसने कहा, मुझे इस तरह और मत तड़पाओ। सीधे सीधे बता दो कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। पर महामहिम, क्यों ना आप ये बताइए कि आपको हमसे क्या चाहिए। आदेश दीजिए, हम उन्हें पूरा करेंगे। अच्छा, पहले दरवाजा खोलो। पेप्पिनो ने दरवाजा खोल दिया। मैं चाहता हूं, डांगलार ने कहा, ईश्वर की कसम, मैं खाना चाहता हूं। आपको भूख लगी है, जैसा कि तुम भली भांति जानते हो। महामहिम, क्या खाना चाहेंगे? सूखी रोटी का एक टुकड़ा, क्योंकि इन अभागी गुफाओं में मुर्गा तो अमूल्य है। रोटी! बहुत अच्छा, पेप्पिनो ने कहा। फिर उसने पुकारा, अरे, यहां कुछ रोटी लाओ। एक लड़का एक छोटी रोटी लेकर आया। लीजिए, पेप्पिनो ने कहा। कितना? डांगलार ने पूछा। 4,998 लुई। आपके पास 2 लुई का उद्धार है। क्या? एक रोटी का टुकड़ा 1 लाख फ्रांक का? 1 लाख, पेप्पिनो ने कहा। पर यही कीमत तुमने मुझसे मुर्गे के लिए भी मांगी थी। हम यहां अलग अलग दाम की सूची नहीं रखते, केवल एक निश्चित मूल्य है। चाहे आप बहुत खाएं या थोड़ा, 10 व्यंजन मांगे या केवल एक, रकम वही रहती है। फिर वही मजाक, मेरे अच्छे मित्र, मैं कहता हूं, यह निरर्थक है, हास्यास्पद है। क्यों ना साफ साफ कह दो कि तुम चाहते हो मैं भूख से मर जाऊं, यह जल्दी होगा। नहीं महामहिम, आत्महत्या तो आप स्वयं करना चाहते हैं। भुगतान कीजिए और भोजन कीजिए। मैं किससे भुगतान करूं, तुम भयानक प्राणी, डांगलार ने झुंझलाकर कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी जेब में 1 लाख फ्रांक लेकर घूमता हूं? आपकी जेब में 5,50,000 फ्रांक हैं महामहिम, पेप्पिनो ने कहा। यह 100 मुर्गों के बराबर है, प्रत्येक 1 लाख फ्रांक का, और आधे मुर्गे के बराबर 50,000 का। डांगलार कांप उठा और उसकी आंखों से पर्दा हट गया। यह अभी भी मजाक था, पर अब वह उसे समझ गया। बल्कि सच तो यह है कि उसे यह कुछ क्षण पहले की अपेक्षा अधिक तीखा लगा। अच्छा, अच्छा, उसने कहा, यदि मैं तुम्हें वे 1 लाख फ्रांक दे दूं, तो क्या कम से कम तुम मुझे शांति से खाने दोगे? निश्चित ही, पेपिनो ने कहा। पर मैं उन्हें तुम्हें दूं कैसे? डांगलार ने अधिक सहज सांस लेते हुए पूछा। इससे आसान कुछ नहीं। रोम में विया देई बानकी पर मैसर्स थॉमसन एंड फ्रेंच के यहाँ आपका खाता है। उन सज्जनों के नाम 4,998 लुई का एक बिल लिख दीजिए, और हमारा बैंकर उसे हमारे लिए भुना देगा। डांगलार ने कम से कम सहमति दिखानी चाहिए। उसने वह कलम और कागज लिया जो पेप्पिनो ने उसे दिया था, आदेश लिख दिया और उस पर हस्ताक्षर कर दिए। लो, उसने कहा, यह एक बिल है, धारक को दे, और ये आपका मुर्गा। डांगलार ने आह भरते हुए मुर्गे को काटना शुरू किया। उसे इतनी बड़ी रकम के बदले वह बहुत दुबला लगा। जहां तक पेपिनो का सवाल था, उसने कागज को ध्यान से पढ़ा, जेब में रख लिया और अपने चने खाते रहने लगा।